अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ठट्टा सीमेंट कंपनी के हवाले से, जो कि सीमेंट कंपनी है और ये केएमआई ऑल शेयर इंडेक्स में है। ठट्टा सीमेंट की हमने एक इससे पहले वीडियो भी बनाई है, एनुअल रिपोर्ट जो आई थी इनकी जून की, उस पर। ये जो वीडियो होने वाली है ये होने वाली है सितंबर के रिजल्ट्स पर। कंपनी का हम सबसे पहले मार्केट कैप देख लेते हैं, कितना कंपनी का टोटल मार्केट कैप है 22 बिलियन का। टोटल नंबर्स ऑफ शेयर्स कंपनी के 99 मिलियन है। फ्री फ्लोट कंपनी का 29 मिलियन है। अब फ्री फ्लोट परसेंटेज वाइज देख लें तो 30% है। नीचे से आके सबसे पहले हम कंपनी की क्वार्टरली रिपोर्ट डाउनलोड कर लेते हैं सितंबर की। इनका जो ईयर एंड होता है वो होता है जून में। तो ये 30 सितंबर के जो रिजल्ट्स हैं ये फर्स्ट क्वार्टर 2025 के रिजल्ट्स हैं। यहाँ से हम इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, मैंने पहले से डाउनलोड करा हुआ है। सबसे पहले हम इसकी जाके पढ़ेंगे डायरेक्टर्स रिपोर्ट कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट में क्या है और इनके जो क्वार्टर रहा है कैसा रहा। टोटल डिस्पैचेस कंपनी के बताए, मैं पहले इंडस्ट्री के डिस्पैचेस देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं। इंडस्ट्री रिव्यू यानी टोटल सीमेंट की जो इंडस्ट्री है उसका रिव्यू कि वो कैसी रही जुलाई से सितंबर का जो क्वार्टर था इसमें। ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर जुलाई सितंबर ऑफ द करंट फिस्कल ईयर द टोटल सीमेंट डिस्पैचेस डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट्स। ये बात यहाँ ध्यान देने की, डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट्स यानी डोमेस्टिक और दोनों एक्सपोर्ट्स की। लेकिन अगर ठट्टा सीमेंट की एनुअल रिपोर्ट आप थोड़ा डीपली पढ़ें तो उसमें इन्होंने मेंशन करा हुआ है कि इनकी जो टोटल सेल्स है वो सारी डोमेस्टिक सेल्स हैं। अब ये लोग एक्सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, सारी जो सेल करते हैं वो लोकल सेल्स है। तो हमें डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स के साथ इसको कंपेयर करके सही क्या नाम है इसका मुआवजा नहीं होगा, हमें सिर्फ इसको डोमेस्टिक डिस्पैचेस से कंपेयर करना पड़ेगा कि कंपेयर टू डोमेस्टिक डिस्पैचेस इनके डिस्पैचेस कैसे हैं। तो सिर्फ हम डोमेस्टिक डिस्पैचेस को देखते हैं। डोमेस्टिक dispatches in the quarter July-September period were 8.13 million tons against 10.12 million tons during the same period last year, showing reduction of 19.66%। ये रहा तो डोमेस्टिक डिस्पैचेस थे वो पिछले साल इसी क्वार्टर में 10.12 मिलियन टन्स थे। इस साल वो 19.66% कम होकर 18 8.13 मिलियन टन्स हो गए, यानी कि ऑलमोस्ट 20% का डोमेस्टिक डिस्पैचेस में कमी आई है। अब देख लेते हैं कंपनी ने क्या कैसा परफॉर्म करा इसी इसी क्वार्टर में। कंपनी के अगर हम डिस्पैचेस देख लें तो क्लिंकर के जो डिस्पैचेस हैं वो तो जीरो हो गए। 1451 थे पिछले क्वार्टर में, इस साल नील हो गए। लेकिन इतने ज़्यादा इनके डिस्पैचेस भी नहीं थे तो क्लिंकर को देखने का इतना ज़्यादा फायदा नहीं। हम देखते हैं सीमेंट के डिस्पैचेस कैसे रहेंगे। सीमेंट के डिस्पैचेस देख लें तो 30 सितंबर 2023 का जो क्वार्टर एंड हुआ था उसमें 1,08,540 के थे, और जो 2024 का इस साल का सितंबर का क्वार्टर क्लोज हुआ है इसमें 1,14,336 के, यानी कि कंपनी ने 5.34% वाइज इजाफा करा अपने डिस्पैचेस में। जहां पूरी इंडस्ट्री के डिस्पैचेस 20% से कम हुए, कंपनी के डिस्पैचेस बढ़े हैं 5% से। ये काफ़ी अच्छा साइन है। नीचे आके हम कंपनी का सेल्स रिव्यू देख लेते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू लोकल सेल्स ऑफ द कंपनी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज बाय 5.34%, जैसा भी मैंने ऊपर बताया। As compared to the corresponding period last year, by the grace of Almighty Allah, the company achieved 17.05% increase in sales revenue as the corresponding period due to substantial increase in retention price। Retention price यानी कि इनकी जो total revenue wise value wise increase है ना पीकेआर टर्म्स में, वो इनका बढ़ा है 17%। अब ये क्यों बढ़ा है, एक रीज़न तो इसका ये है कि इनकी टोटल वॉल्यूम्स बढ़ी हैं, यानी पिछले साल की से इनकी 5% तो वॉल्यूम्स बढ़ी। दूसरा, सीमेंट बैग्स की जो प्राइसेस है ना उसमें इंक्रीज आया है। जैसे पिछले साल अगर पाँच फर्ज करें एक सीमेंट बैग की प्राइस 5,000 थी, तो इस साल इन्होंने बढ़ाई है वो 5,500 कर दी ना। तो एक तो वॉल्यूम वाइज इंक्रीज आया, दूसरा वैल्यू वाइज इंक्रीज आया, तो दो इंक्रीज की वजह से इनका टोटल जो सेल्स रेवेन्यू 17% से बढ़ा। हम इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। ये क्वार्टर की है, जो 3 महीने के क्वार्टर एंड होते हैं जुलाई सितंबर से। नेट सेल्स देख लें तो नेट सेल्स 1.4 बिलियन से बढ़कर 1.7 बिलियन की हो गई इनकी। ग्रॉस प्रॉफिट इनका अच्छा खासा बढ़ा है, 214 मिलियन से बढ़कर 736 मिलियन का हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट का जो इंक्रीज है उसकी वीडियो एनुअल रिपोर्ट में मैंने मेंशन करा हुआ है कि इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा है।
नीचे आ जाते हैं हम, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी इस वीडियो में भी नीचे इन्होंने मेंशन करा हुआ है, तो वो भी आप इस वीडियो का भी देख लीजिएगा, बाकी पिछली वीडियो का भी मैं लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो ये आप उसको भी देख लीजिएगा। तो एक आपको अच्छा एनालिस हो जाएगा आपका कि कंपनी है कैसी और उनका मार्जिन इतना ज़्यादा बढ़ क्यों रहा है। नीचे हम देख लेते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम हुई है, 13 मिलियन से कम होकर 11 मिलियन हो गई है। फाइनेंस कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ी है, 14 मिलियन से बढ़कर 18 मिलियन। इसके रीज़न यही होगा कि पाकिस्तान में एक तो इन्फ्लेशन वो इंटरेस्ट रेट हाई था, दूसरा उन्होंने थोड़ी सी हो सकता है लोन ज़्यादा लिए हों, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के लिए हों। अदर इनकम देख लें तो काफ़ी बढ़ी है, 69 मिलियन से बढ़कर 357 मिलियन की हो गई। प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स देख लेते हैं तो 121 मिलियन का था पिछले क्वार्टर, सितंबर का जो क्वार्टर था एंड हुआ था पिछले साल का। इस साल का जो क्वार्टर एंड हुआ उसमें 596 मिलियन है, यानी ऑलमोस्ट एक दो तीन 4 to 5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है इनका प्रॉफिट। ईपीएस जो था 1.4 से बढ़कर 7 रुपए का हो गया। कंपनी ने मेंशन भी करा है उनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 14.5% टू 42% इंक्रीज हुआ है। During the period under gross profit margin improved significantly, rising from 14.56% compared to 42.78% compared to the same period in the previous year. ये कंपनी ने मेंशन करा है कि जो इनका ग्रॉस मार्जिन है वो 14.5% से बढ़कर 42.8% हो गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स में उन्होंने कंपनी ने रीजन भी बताया कि क्यों बढ़ा है। पहले सेल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। सेल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड इन वैल्यू टर्म पोस्ट एन इंक्रीज ऑफ 17%। जैसे मैंने बताया कि दो रीजन बने, एक तो रिटेंशन प्राइस, दूसरा इनकी जो वॉल्यूम वाइज इंक्रीज है वो। कॉस्ट ऑफ सेल्स देख लेते हैं, इसमें उन्होंने मेंशन करा हुआ है इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज क्यों है। बाकी एनुअल रिपोर्ट में भी मेंशन था, इसमें और ज़्यादा मेंशन है। कॉस्ट ऑफ सेल्स रेशियो डिक्रीज टू 57.22% during the period as compared to 85.44% of the corresponding period last year. The primary factors contributing to the reduction is the company transition to utilizing cheaper domestic coal and installation of 3.5 megawatt solar project। यानी कि पहले जो कंपनी सीमेंट बनाती थी ना, वो बनाती थी इम्पोर्टेड कोल पर। अगर आप किसी भी सीमेंट कंपनी को थोड़ा सा डीपली जाके पढ़े ना, तो उनकी जो मेन कॉस्ट आती है वो आती है फ्यूल एंड पावर कॉस्ट। रॉ मटेरियल कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती, ना सैलरी वेजेस। कुछ कुछ कंपनीज की होती हैं फाइनेंस कॉस्ट, जिनके पास डेट्स होते हैं। बाकी मेनली जो इनकी कॉस्ट ऑफ सेल्स में जो मेन कॉस्ट होती है ना, जो प्रोडक्शन की जो मेन कॉस्ट होती है वो होती है फ्यूल एंड पावर कॉस्ट। पहले ये लोग जो इस्तेमाल करते थे वो करते थे इंटरनेशनल कोल, इम्पोर्टेड कोल इस्तेमाल करते थे, बाहर से मंगाते थे। अब इन्होंने क्या करा है, डोमेस्टिक कोल इस्तेमाल कर रहे हैं। जिससे एक रीज़न तो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लग रही है, क्योंकि पोर्ट से इनकी फैक्ट्री तक लाने की कोल की एक ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होती थी। दूसरी, इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं लग रही। तीसरी, चीपर इनको मिल रहा है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल कोल। इनको जो लोकल कोल है वो सस्ता मिल रहा है, ये रीज़न थी। एक और रीज़न थी 3.5 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट। नेशनल ग्रिड की, जैसे सब आप सबको मालूम होगा कि बिजली काफ़ी महंगी हो गई है पिछले 1.5 से 2 साल में। तो इन्होंने क्या करा, नेशनल ग्रिड की, ताकि इनकी रिलायंस कम हो, कम से कम ये नेशनल ग्रिड से लें, इन्होंने 3.5 मेगावाट का सोलर लगाया, जिससे इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो काफ़ी कम हुई, यूटिलिटी कॉस्ट इनकी कम हुई है। बाकी इन्होंने डिविडेंड भी इस क्वार्टर अनाउंस किया, उसके भी मेंशन है। इंटरिम कैश डिविडेंड ऑफ 5% आई 0.5 पर शेयर। इनकी जो फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर, अगर 10 रुपये का 5% है तो 0.5 पर शेयर बनता है। बाकी उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स और भी ले रहे हैं, ये हम देख लेते हैं क्या क्या और ले रहे हैं ये। द कंपनी हैज मेड नोटेबल प्रोग्रेस इन एम्बेरसिंग रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी। इट हैज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड अ 3.5 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट, ये मत बताया हुआ है। फर्दरमोर अ न्यू 1.5 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इज अंडरवे एंड इज सेट फॉर कंप्लीशन सून। कंपनी ने अपने जो एनुअल रिपोर्ट्स में मेंशन करा था कि 1.5 मेगावाट को ये लोग और लगा रहे हैं, और वो उनके पहले क्वार्टर सितंबर में जो एंड होगा 2025 का। वैसे 2024 में ही है, लेकिन इसको हम बोलते 2025 का इसलिए क्योंकि कंपनी का एंड जून में एंड हो जाता है, तो इसलिए इस कंपनी वाइज 2025 का पहला क्वार्टर है। तो इन्होंने ये मेंशन करा था कि 1.5 मेगावाट का लगा रहे हैं सोलर प्रोजेक्ट, जो कंप्लीट हो जाएगा
अभी जो सितंबर में क्वार्टर एंड हुआ है लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन इसमें लिखा है सेट फॉर कंप्लीटेशन सून। तो ये दिसंबर से पहले पहले, दिसंबर का जो इनका हाफ ईयर होगा उससे पहले पहले कंप्लीट हो जाएगा। In addition, the company has launched a wind power project with a capacity of 4.8 megawatt, which is expected to be completed in the last quarter of the financial year 2024-2025। और एक और कंपनी लगा रही है 4.8 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट, और वो भी कंपनी ने बताया कि 2025 के जो लास्ट क्वार्टर है उसमें कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अब हम कंपनी के जो अनकंसोलिडेटेड फाइनेंशियल है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, वो देख लेते हैं। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, सिर्फ ठट्टा सीमेंट की सब्सिडरी भी है, ठट्टा पावर प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें इनके 62 पॉइंट कुछ पर 62 पॉइंट कुछ परसेंट के शेयर्स हैं ठट्टा पावर में इनके। तो अनकंसोलिडेटेड में सिर्फ ठट्टा सीमेंट के आए होंगे। अनकंसोलिडेटेड और कंसोलिडेटेड में फर्क यही होता है कि अनकंसोलिडेटेड होते हैं वो सिर्फ उस जो कंपनी है जो ठट्टा सीमेंट इसके हैं, और जो कंसोलिडेटेड होंगे वो ठट्टा सीमेंट प्लस इसकी जो सब्सिडरी है ठट्टा पावर प्राइवेट लिमिटेड, उन दोनों के कंबाइन होते हैं। पहले हम इसका अनकंसोलिडेटेड देख लेते हैं कि सिर्फ ठट्टा सीमेंट ने कैसा परफॉर्म करा, फिर दोनों का कंबाइन देखेंगे। नेट सेल्स देख लें तो नेट सेल्स इनकी 1.4 बिलियन से बढ़कर 1.7 बिलियन की हो गई। जो रीजन मैंने आपको बताया, वॉल्यूम और रिटेंशन प्राइस। कॉस्ट ऑफ सेल्स में कमी हुई 1.2 बिलियन से बढ़कर 1.2 बिलियन से कम होकर, सॉरी, 98.984 मिलियन हो गई। कॉस्ट ऑफ सेल्स हम नीचे जाके भी देखेंगे नोट 14 में कि क्या रीजन बने इससे कम होने के। ग्रॉस प्रॉफिट इनका 214 मिलियन से बढ़कर 736 मिलियन का हो गया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी इनके कम हुए 13 मिलियन से कम होकर 11 मिलियन के। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी कम हुए 39 मिलियन से कम होकर 36। बाकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 215 मिलियन से कम होकर 975 मिलियन हो गया, काफी बड़ा। और इनका प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर रहा 121 मिलियन से बढ़कर 596 मिलियन का। अर्निंग पर शेयर 1.4 से बढ़कर 7.05 हो गई, काफी ज्यादा इंक्रीज है। अब सबसे पहले हम अब इसके बाद हम देख लेते हैं इनका नोट 14 देख लेते हैं पहले, और फिर इनके देखेंगे कंसोलिडेटेड जो फाइनेंशियल्स हैं वो। थोड़ा सा नीचे आ जाए, जूम आउट करके नीचे, नोट 14 ये रहा। कॉस्ट ऑफ सेल्स जूम इन करते हैं, ये देखें। मेन कॉस्ट जो है ना, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, फ्यूल एंड पावर। इन्होंने साथ मेंशन किया हुआ, वरना एनुअल रिपोर्ट में फ्यूल एंड पावर सिर्फ अकेले भी मेंशन है, उसमें जाके भी आप देख सकते हैं। जो मेन कॉस्ट इनकी फ्यूल एंड पावर की कॉस्ट है, पिछले साल के क्वार्टर में 631 मिलियन की थी, इस साल वो कम होकर 600 मिलियन की हो गई, 30 मिलियन की रिडक्शन है। पैकेजिंग मटेरियल 129 मिलियन से कम होकर 127 मिलियन का हो गया। सैलरीज एंड वेजेस 95 मिलियन से कम होकर 74 मिलियन की हो गई। बाकी इंश्योरेंस जो है वो भी 17 मिलियन से कम होकर 10 मिलियन की हो गई। डेप्रिसिएशन बढ़ी है 23 मिलियन से बढ़कर 32 मिलियन की हो गई। बाकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टोटल है वो 898 मिलियन से बढ़कर 898 मिलियन से, सॉरी, कम होकर 848 मिलियन की हो गई। 50 मिलियन की इसमें कमी हुई है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। तो मेन इनका यही है कि ट्रांजिशन कोल पे जा रहे हैं, कोल पे चले गए, बाकी सोलर पावर और भी लगा रहे हैं, तो ये इनकी जो पावर की कॉस्ट है, फ्यूल एंड पावर कॉस्ट, वो और कम होगी। अब हम इसके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स देख लेते हैं कि ठट्टा पावर ने और इन्होंने दोनों ने मिलकर कैसा परफॉर्म करा। ये रहा कंसोलिडेटेड। पहले प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं। नेट सेल्स देख लेते हैं, 1.4 बिलियन से बढ़कर नेट सेल्स 1.8 बिलियन की हुई है। कॉस्ट ऑफ सेल्स 1.2 बिलियन से कम होकर 1.135 बिलियन की है। ग्रॉस प्रॉफिट 283 मिलियन से बढ़कर 761 मिलियन का हुआ है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 13 मिलियन से कम होकर 11 मिलियन की हो गई। बाकी एंड में फाइनेंस कॉस्ट देख लेते हैं। फाइनेंस कॉस्ट जो है 62 मिलियन की थी, ऑलमोस्ट उतनी है, 61.5 बिलियन, कोई ज़्यादा इसमें फर्क नहीं पड़ा है। प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर 144 मिलियन से बढ़कर 500 मिलियन का हुआ है। पिछले उसमें ज़्यादा इंक्रीज प्रॉफिट में इसलिए था क्योंकि ठट्टा पावर जो है ना, वो पिछले साल, इस साल जो था ठट्टा पावर ने लॉस करा था एनुअल रिपोर्ट में भी, और इस क्वार्टर में इन्होंने इतना ज़्यादा इंप्रूव नहीं करा, तो ये रिडक्शन ही है। क्योंकि इनका जो अर्निंग पर शेयर बेसिक आया था वो आया था 7.05, लेकिन इसमें है 6.34, यानी ठट्टा पावर थोड़े से अभी भी लॉसेस में है,
लेकिन हो सकता है कि जब वो प्रॉफिट में आए तो इनका ईपीएस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। जो इनका ईपीएस पिछले क्वार्टर था 1.6 था, इस साल वो बढ़कर 6.34 हुआ है। तो यानी वैसे भी अगर देखा जाए सिर्फ ठट्टा सीमेंट को तो इसने सिर्फ अकेले भी बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, और ठट्टा पावर इनको दोनों मिला है जब भी इसकी इतने अच्छे परफॉर्मेंस है लॉसेस के बावजूद। अब हम देख लेते हैं क्या नाम है इसकी जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसी है। टोटल एसेट्स देख लें इनकी, तो टोटल एसेट्स पिछले साल 9.8 बिलियन के थे, इस साल वो बढ़कर 10.45 बिलियन के हो गए। टोटल जो इनकी लाइबिलिटीज़ हैं वो देख लेते हैं, तो टोटल लाइबिलिटीज़ 3.5 और 3 यानी 3.8 बिलियन की हैं टोटल इनकी जो लाइबिलिटीज़ हैं, और आधे से भी ज़्यादा की हैं, मतलब इनकी जो टोटल एसेट्स हैं उनसे आधे से भी कम है इनकी टोटल जो लाइबिलिटीज़ है, 0.3 ऑलमोस्ट। शॉर्ट टर्म्स बोरोइंग है इनकी 197 मिलियन की शॉर्ट टर्म्स बोरोइंग है, बाकी कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं है इनके पास। शॉर्ट टर्म बोरोइंग थोड़ी सी है, बाकी एक्रूड मार्कअप है, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स हैं, डिफर्ड टैक्सेशन है। कोई कोई बहुत ज़्यादा इनकी लाइबिलिटीज़ है नहीं। बाकी देख लेते हैं, अब इन्होंने ना एक से दो नोटिस भेजे थे कम क्या नाम है स्टॉक मार्केट को, वो भी देख लेते हैं हम लोग। पहला जो था इन्होंने ये भेजा था, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन पास्ड अडॉप्टेड इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी हेल्ड ऑन 9 दिसंबर। जो इनकी मीटिंग हेल्ड हुई है उसमें इन्होंने क्या क्या मेंशन करा है। सबसे पहला तो इन्होंने ये जनरल मीटिंग का बताया। दूसरा बिजनेस के हवाले से इन्होंने ये बताया, इन्वेस्टमेंट इन ठट्टा पावर प्राइवेट लिमिटेड बाय द वे ऑफ इक्विटी। जैसे मैंने आपको बताया इनकी एसोसिएटेड कंपनी ठट्टा पावर प्राइवेट लिमिटेड, 100% में इनकी शेयर होल्डिंग नहीं है, 62% है कुछ। तो कंपनी ने इसमें ये बताया कि ये और 12 मिलियन 500 शेयर 12.5 मिलियन शेयर और खरीदती है ठट्टा पावर प्राइवेट लिमिटेड के। और जो परसेंटेज वाइज देखे तो 26.09% है। और इसमें कंपनी लगा रही है 137 मिलियन 500,000 137 मिलियन 500,000 लगा रही है कंपनी 12.5 मिलियन शेयर को एक्वायर करने के लिए। ये पूरा मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ठट्टा पावर प्राइवेट लिमिटेड बाय एक्वायरिंग फ्रॉम ग्लूकोस्ट इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी से ये ठट्टा सीमेंट जो है शेयर खरीद रही है। इट्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन ठट्टा पावर प्राइवेट लिमिटेड comprising of 12.5 million ordinary shares of PKR 10 each, face value at 10 rupees, constituting approximately 26.09% of the issued and paid up capital of TPPL at an aggregated price of Pak rupees 137,500,000, broadly as per the terms determined by the authorized representative of the company। यानी कि ये 26% शेयर ठट्टा पावर में और अपना बढ़ा रही है, 62% कुछ था, अब 26 और बढ़ा रही है। तो मेरे हिसाब से तो सकता है मैनेजमेंट को इसका जो फ्यूचर है ठट्टा पावर का ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, क्योंकि वो इसको ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। और इतना इनकी कोई ठट्टा पावर की वेबसाइट पे भी जाके मैंने देखा तो इतनी ज़्यादा कोई चीज़ें मेंशन नहीं है ठट्टा पावर की। तो हो सकता है ये आने वाले सालों में अच्छा परफॉर्म करे जब भी मैनेजमेंट इसके और शेयर खरीद रही है। थर्ड इन्होंने बताया इक्विटी इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन मीन्स वर्क ट्रैक्टर एंड सेबलिंग प्राइवेट लिमिटेड। Further resolved, the company is hereby authorized in accordance with Section 109 to make investments in the form of equity it in its associated company i.e. Men's Work Tractor and Assembly Private Limited at an aggregated amount of PKR 500 million, broadly as per the terms determined by the authorized representative of the company। यानी कि कंपनी 500 मिलियन लगा रही है और अब ये इन्वेस्ट करना, अब ये अपने आप को और डाइवर्सिफाई कर रही है ट्रैक्टर्स के बिजनेस में। पहले सीमेंट और पावर में थी, अभी जा रही है 500 मिलियन और लगा रही है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रही है, और क्या नाम है ट्रैक्टर भी बेचना शुरू करेगी। तो हो सकता बाकी इनकी जो एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी उसमें एक बंदे ने इनसे ये भी पूछा कि मिलर ट्रैक्टर्स और अलगाजी तो पहले से ट्रैक्टर बेच रहे हैं और लोकली असेंबल करते हैं बाहर से वो मंगवा के। तो उन्होंने इस बंदे ने पूछा कि जब वो दोनों ऑपरेट करते हैं तो आपको कैसा लगता है कि आपके ट्रैक्टर्स की डिमांड कैसी होगी। तो उन्होंने यही बताया कि जो इनका ये वाला मिन्स वर्क ट्रैक्टर एंड सेबलिंग प्राइवेट लिमिटेड है, ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल का ट्रैक्टर्स है। जैसे यानी गाड़ियों में प्रीमियम कार्स आती हैं, वैसे ही इनका जो ट्रैक्टर्स है ना, ये ट्रैक्टर में प्रीमियम है। तो उन्होंने ये बताया कि इनकी बहुत ज़्यादा एडवांस फंक्शंस हैं, तो इनकी जो डिमांड है वो रहेगी, अच्छी स्टेबल डिमांड होगी। और इन्होंने ये बताया ये पहली दफ़ा ये काम नहीं कर रहे हैं, इससे पहले भी इन्होंने मंगवा के बेचे हैं यहाँ पे ट्रैक्टर। तो उम्मीद है हो सकता है ये क्या नाम है सक्सेसफुल हो जाए इसमें, और क्या नाम है ट्रैक्टर
अच्छे इनके सेल हो जाएं। बाकी एक इनका आखिरी नोटिस और आया था दिसंबर 24 को, मटेरियल इन्फॉर्मेशन, डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी। तो इन्होंने रेगुलेशंस वी हियरबाय नोटिफाई दैट कंपनी सक्सेसफुली एक्वायर्ड 12.5 million shares of Tata Power Private Limited representing a 26.09% ownership stake in the company. As a result, the total shareholding of Tata Cement Company Limited and Tata Power has increased to 88.52%। जैसे मैंने आपको बताया कि 62 पहले थी, 26 और बढ़ा के अब 88% हो गए। इन्होंने यही बताया कि जो क्या नाम है मीटिंग में इनके तय पाया था वो इन्होंने सक्सेसफुली अचीव कर लिया है, और क्या नाम है इन्होंने पैसे देके ओनरशिप एक्वायर कर लिए। बाकी मेरे ख्याल से तो ये वैसे भी देखे जाए रिसेंट परफॉर्मेंस में तो काफ़ी ज़्यादा ये क्या नाम है ऊपर आ गई है। पिछले क्या नाम है 3-4 महीने में 160-70 से ऑलमोस्ट ये 200 पर आ गई है। तो ये मेरे ख्याल से एक इसके अभी दिसंबर का जो रिजल्ट आता है उसका वेट करना चाहिए। उसके बाद दिसंबर का रिजल्ट देखने के बाद इसको और इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये इससे कम पे मिले आपको 190, 160, 180, 190 तक मिले तो खरीद लें। अगर इससे 200 से ऊपर पे ये है, थोड़ा भी रिजल्ट का वेट करना चाहिए। इसका दिसंबर का रिजल्ट आ जाए फिर उसको देखते हुए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर अच्छा रिजल्ट आए तो जाहिर है करनी चाहिए, क्योंकि सीमेंट की अब डिमांड बढ़नी है आगे जाके, क्योंकि ये इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा है। तो ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ थोड़ी सी बढ़ेंगी, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी लेकिन थोड़ी सी बढ़ेंगी। अगर ये एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी इन्होंने तो ये फिर और ज़्यादा इनका इंक्रीज़ होगा, प्रॉफिट भी और सेल्स भी। तो बाकी उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। बाकी आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे हो।